मेरे हाथों में नव नव चूड़ियां हैं, जरा ठहरो। क्योंकि आज हम उस अभिनेत्री की कहानी शुरू करने जा रहे हैं जिसे बॉलीवुड ने कभी हवा हवाई की उड़ान दी, कभी चांदनी बनाकर पूजा और कभी रूप की रानी कहकर सर आंखों पर बैठाया, लेकिन असल जिंदगी में वही लड़की सबसे ज्यादा तन्हा और बदनसीब साबित हुई। एक ऐसी हीरोइन जिसे कोई पूरी तरह अपना न सका, जिसे हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार कहा गया और जिसे पूरी दुनिया श्रीदेवी के नाम से जानती है। वही श्रीदेवी जो कहती थी हवा हवाई क्यों आई हवा हवाई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ 4 साल की उम्र में कैसे उसे जबरन कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया, कैसे बचपन खेलने में नहीं बल्कि सेट पर गुजर गया, कैसे उसने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम चारों भाषाओं के सिनेमा पर राज किया, कैसे हिंदी भाषा ठीक से न जानते हुए भी वह बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री बनी, कैसे शोहरत के शिखर पर पहुंचकर भी उसकी निजी जिंदगी बिखरती चली गई, क्यों सब कुछ जानते समझते हुए भी वह 2 बच्चों के पिता मिथुन चक्रवर्ती के प्यार में पड़ी और चोरी छिपे शादी की चर्चाएं उठी, कैसे मेरे बीच में कौन आएगा आएगा तो जी नहीं पाएगा कहने वाली वही लड़की हालात के आगे टूटती चली गई, कैसे बिना शादी के मां बनने की खबरों ने उसकी जिंदगी को कटघरे में खड़ा कर दिया, और क्यों जिस इंसान को वह भाई मानकर राखी बांधती थी उसी के साथ बाद में उसका रिश्ता शादी तक पहुंच गया। क्या सच में उसकी मौत सिर्फ एक बाथटब में डूबने की घटना थी, या फिर उस चमकती मुस्कान के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसे दुनिया ने देखना नहीं चाहा? इन सभी सवालों के जवाब के साथ उसके जीवन के वो अनकहे दर्द, वो अनदेखे सच और वो अधूरी कहानियां जानेंगे जिन पर आज भी बहस होती है। तो चलिए इसी के साथ इस सफर की कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं बल्कि उस लड़की की है जिसने रोशनी में जीकर भी अंधेरे को सबसे करीब से देखा। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ था। उनके बचपन का नाम था अम्मा यंगे अयप्पन। श्रीदेवी के पिता का नाम अयप्पन था जो एक वकील थे, और उनकी मां का नाम था राजेश्वरी। उनके पिता तमिल थे और उनकी मां तेलुगु, यानी कि उनका जन्म 2 भाषाओं के संगम से हुआ था। यह एक समय पर तमिल और तेलुगु एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन इसी नफरत के बीच प्यार का फूल खिला और उसने तमिल और तेलुगु दोनों के दिलों पर राज किया। श्रीदेवी ने पहली बार फिल्म थुनाई वन से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, और 4 साल की उम्र से एक बार श्रीदेवी सिनेमा में घुसी तो फिर कभी वापस ही नहीं लौट पाई। वो याद है 1966 से 1972 तक उन्होंने भगवान के ही रोल निभाए। श्रीदेवी की एक तेलुगु फिल्म आई जिसका नाम था रावड़ी रानी, और इसे लोगों ने खूब पसंद किया और हमेशा से दूसरी भाषाओं की फिल्मों की कहानियों को लपक वाले बॉलीवुड की नजर जब इस फिल्म पर पड़ी तो बॉलीवुड ने तुरंत इसका रीमेक बना डाला। क्या बात कर रहे हैं, जिसमें श्रीदेवी को ही बाल कलाकार के रूप में लिया गया था। फिल्म का नाम था रानी मेरा नाम, और ये श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म थी, लेकिन श्रीदेवी को हिंदी नहीं आती थी और उनकी आवाज डब कराई गई थी। लेकिन बॉलीवुड ने ओरिजिनल फिल्म का कचरा कर दिया, क्योंकि बॉलीवुड को रीमेक बनाना तो आज तक नहीं आया। गजब बेइज्जती है, फिल्म फ्लॉप हो गई और श्रीदेवी को भी दबंग वाला काम पसंद नहीं आया जिसमें बोले वो और आवाज किसी और की हो, इसलिए श्रीदेवी अपने साउथ सिनेमा में ही काम करती रही। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के सभी बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया दिलरम, और कम ही समय में वह साउथ का जाना माना नाम हो गई। बाल कलाकार के तौर पर श्रीदेवी डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुकी थी। उनकी प्रसिद्धि से बॉलीवुड भी अनजाना नहीं था, और एक बार फिर वह एक हिंदी फिल्म में नजर आए जिसका नाम था जूली। फिल्म में उन्होंने मेन हीरोइन जूली की छोटी बहन का किरदार निभाया था, और यह फिल्म उस समय की एक बड़ी हिट फिल्म रही, लेकिन इससे श्रीदेवी को कोई भी फायदा नहीं हुआ। उनकी एक और तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म आई जिसका नाम था 16 बयाती नीले, और इस फिल्म में भी श्रीदेवी, रजनीकांत और कमल। बार फिर श्रीदेवी को लिया गया और फिल्म का नाम रखा गया था 16वां सावन। पहले श्रीदेवी ने इस फिल्म का रीमेक करने से मना कर दिया था, क्योंकि अपनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म का वह बॉलीवुड से कचरा नहीं करवाना चाहती थी, और उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी। लेकिन डायरेक्टर नहीं माने और फिल्म बनकर श्रीदेवी की डबिंग आवाज के साथ रिलीज हुई, और वही हुआ जिसका श्रीदेवी को डर था। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, क्योंकि इतना तो उस समय के लोग भी समझते थे कि बासे को ताजा बताकर बेचा जा रहा है। बात तो सही है, बॉलीवुड कुछ नया सोच पाने में उस समय पर भी नाकामयाब था, जिसकी मुश्किल से साल में 2 या 3 ही यूनिक फिल्में आती थी। बाकी तो ठाकुरों का दबदबा, बेईमान सेठ, लालची पंडित, डाकुओं का आतंक और किसान या मजदूर का हीरो बेटा, इसी के
सहारे पूरा बॉलीवुड चल रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और जो एक दो किसी भाषा में सुपरहिट फिल्म बन जाती थी तो बॉलीवुड में उसी की कहानी को चोरी करके नया दिखा दिया जाता था। 16वां सावन श्रीदेवी की बतौर हीरोइन पहली हिंदी फिल्म थी जिसे उनकी एज ए हीरोइन बॉलीवुड डेब्यू फिल्म भी माना गया, लेकिन फिल्म की नाकामयाबी से वो घबरा गई और श्रीदेवी को समझ में आ गया कि बॉलीवुड में सिर्फ उनका कचरा ही होने वाला है। और अभी वह हीरोइन भी नहीं बनी थी। वह नहीं चाहती थी कि मेन हीरोइन बनने से पहले ही वह फिल्म हो जाए, इसलिए वह वापस अपने साथ सिनेमा में लौट गई और वहीं काम करने लगी। 1981 में श्रीदेवी को तमिल फिल्म में दुम कोकिला के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके बाद 1982 में उनकी एक और तमिल फिल्म कमल हसन के साथ आए जिसका नाम था मुंद्र पिराई, और यह इतनी बेहतरीन फिल्म थी कि उन्हें एक बार फिर से बेस्ट एक्ट्रेस के लिए तमिलनाडु स्टेट का अवार्ड मिला। फिल्म सुपरहिट थी तो बॉलीवुड इसे कैसे छोड़ सकता था, तू समझा। एक बार फिर बॉलीवुड ने इसका हिंदी वर्जन बनाया जिसका नाम रखा गया सदमा। ये फिल्म श्रीदेवी की एक्टिंग की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है, जिसे आज भी अगर कोई देख ले तो श्रीदेवी और कमल हसन का फैन हो जाए, जिंदगी गले लगा ले। लेकिन फिर भी वही हुआ जो हर बार होता था, फिल्म पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया और अब श्रीदेवी ने ठान लिया कि वह रीमेक में काम नहीं करेंगी। लेकिन सदमा से श्रीदेवी को फायदा ये हुआ कि उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया, उनकी खूब तारीफ हुई और बॉलीवुड से उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। और इसके बाद श्रीदेवी मुंबई आकर बस गई और काफ़ी फिल्मों की कहानियां सुनने के बाद उन्होंने 1983 में फिल्म हिम्मत वाला साइन कर ली। फिल्म में उन्होंने जितेंद्र के साथ काम किया और इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की और इस फिल्म ने श्रीदेवी को रातों रात बॉलीवुड का चमकता स्टार बना दिया और वह लाखों दिलों की धड़कन बन गई। जितेंद्र को भी इस फिल्म से खूब फायदा हुआ क्योंकि जितेंद्र उस समय अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनकी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी, लेकिन हिम्मत वाला फिल्म हिट होने के बाद उनकी किस्मत भी पलट गई। हालांकि श्रीदेवी को हिंदी नहीं आती थी और उनकी आवाज़ को इस फिल्म में भी डब किया गया था। इसका मतलब फिल्म हिम्मत वाला में श्रीदेवी की आवाज़ उनकी खुद की आवाज़ नहीं थी। कि इसके बाद दोनों ने इसी साल 3 और फिल्में किया था, जिनमें जैसी फिल्में शामिल थी उनकी और जितेंद्र की फिल्म तोहफा भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। और इस फिल्म में श्रीदेवी के डांस को लोगों ने इतना पसंद किया, उन्हें बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन डांसर मान लिया गया। और इन्हीं फिल्मों के बाद श्रीदेवी बॉलीवुड का जाने माने नाम बन गई। जब दोनों की जोड़ी ऐसी हिट हुई कि दोनों ने आगे चलकर लगभग 16 फिल्म का नाम हिम्मत वाला, तोहफा, मवाली, न्यायमूर्ति चौधरी, जानी दोस्त, मकसद, नया कदम, इनकलाब, जाग उठा इंसान, अक्लमंद, सरफरोश, औलाद, 16वां सावन, गैर कानूनी, धर्म अधिकारी, सुहागन जैसे फिल्मों में एक साथ काम किया। इसके बाद श्रीदेवी ने एक से बढ़कर एक फिल्में की और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। बॉलीवुड के साथ साथ उन्होंने साउथ फिल्म में भी काम करना नहीं छोड़ा जैसे कि, और वह वहां भी लगातार काम करती रही। श्रीदेवी उन हीरोइनों में शामिल हुई जिन्होंने बाप और बेटे दोनों के साथ रोमांस किया। उन्होंने जहां धर्मेंद्र के साथ नाकाबंदी, फरिश्ते, वतन के रखवाले और सोने पर सुहागा जैसी फिल्मों में काम किया, तो वहीं उनके बेटे सनी देओल के साथ चालबाज, सल्तनत और निगाहों, नागिन का बदला जैसी फिल्मों में नजर आए। इस तरह वो अकेली हीरोइन बनी जो बाप और बेटे दोनों के साथ हीरोइन रही। और उन्होंने दोनों के साथ रोमांस किया। श्रीदेवी ने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया और उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी रही जिन पर आज भी मीम्स बनते हैं, जवान देखो स्वामी। लेकिन राजेश खन्ना अपने स्टारडम के आगे हीरोइन को कुछ नहीं समझते थे। यही कारण रहा कि श्रीदेवी ने उनके साथ ज्यादा फिल्में नहीं की। ऋषि कपूर के साथ भी श्रीदेवी ने कई फिल्मों में काम किया, यही वंजनी बार, जिनमें सबसे बड़ी हिट रही चांदनी और नगीना फिल्म। नगीना में उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया था और इसे भारत की नागिन पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है, जिसके लिए श्रीदेवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम लगती है। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड की नागिन कहा जाने लगा था। फिल्म के लिए श्रीदेवी ने अपनी आंखों में एक अलग ही तरह के लेंस लगाए थे, जिसके बाद वह एकदम असली की नागिन लगती थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों का दिल जीत लेते हैं और इसी फिल्म का गाना था जो आज भी शादियों में नागिन डांस करने वालों की पहली पसंद बनता है। 1986 में वो मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा में भी नजर आए और इस फिल्म में उनके छोटे से किरदार ने भी खूब शोहरत बटोरी। इसी साल फिरोज खान के साथ फिल्म जाबाज में भी नजर आए और उन पर फिल्माया गया फिल्म का एक गाना पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया था।
श्रीदेवी बॉलीवुड की एकलौती ऐसी हीरोइन रही जिसके दशक बदले हीरो बदले, लेकिन वह हीरोइन की हीरोइन ही रही। उन्होंने 70 के दशक में राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, जितेंद्र, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा सभी के साथ मेन लीड में काम किया। जब तन्हाई में दो बदन पास आते हैं तो क्या होता है और सबके साथ रोमांस करती नजर आए। 80 के दशक में वह सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और अनिल कपूर जैसे स्टार के साथ नजर आए और उन्होंने मेन लीड में ही काम किया। फिर 90 का दशक आया, फिर हीरो बदले, लेकिन श्रीदेवी वही रही। उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ भी मेन लीड में ही काम किया। ऐसा तो कोई और दूजा है जनाब का जवाब नहीं। और इस तरह श्रीदेवी वो पहली हीरोइन बनी जिसने 30 साल तक 3 दशक के हीरो के साथ रोमांस किया और फिल्म की मेन हीरोइन ही रही। श्रीदेवी ने संजय दत्त के साथ कभी भी काम ना करने की कसम खाई थी, जिसका कारण था संजय दत्त का श्रीदेवी के एक फिल्म के सेट पर आकर हंगामा करना। लेकिन फिर भी सिर्फ महेश भट्ट से किए गए वादे के लिए उन्होंने संजय दत्त के साथ एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था गुमराह। इसके बाद उनकी एक फिल्म आई चांदनी, जिसे आज भी श्रीदेवी के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। ये पहली बार था जब श्रीदेवी एकदम भारतीय कपड़ों में पूरी तरह से एक भारतीय लड़की के किरदार में नजर आई। फिल्म में उनके कपड़ों की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हर कोई श्रीदेवी को चांदनी कहकर पुकारने लगा था और उनके चांदनी नाम को लोगों ने इतना पसंद किया कि देवी ने सफलता का वह दौर देखा जब उनके सिर्फ फिल्म में होने से फिल्म हिट हो जाती थी। उनकी फिल्म में हीरो से भी ज्यादा फीस हुआ करती थी। एक समय पर वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी और उन्हें बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार कहा जाने लगा था। श्रीदेवी की खूबसूरती किसी से छुपी नहीं थी, हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना था। लेकिन श्रीदेवी के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह किसी शादीशुदा एक्टर या डायरेक्टर के प्यार में पड़ जाएं, इसलिए उनकी इच्छा ना होने पर भी श्रीदेवी के माँ बाप ने उनकी सगाई एक टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज से करवा दी थी। लेकिन श्रीदेवी को इस बात से ज्यादा लेना देना नहीं था। हालांकि श्रीदेवी ने इस बात को कभी नहीं स्वीकारा, लेकिन उनकी सगाई एक टेनिस प्लेयर से हुई थी। लेकिन श्रीदेवी के साथ वही हुआ जिसका उनके माता पिता को डर था। उन्होंने फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया और उनकी मिथुन चक्रवर्ती के साथ नज़दीकियां बढ़ गई। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया जैसे जाग उठा इंसान, वक्त की आवाज़, गुरु, और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। श्रीदेवी यह जानती थी कि मिथुन चक्रवर्ती शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता हैं, लेकिन फिर भी वह मिथुन के प्यार में पड़ गई और अपनी सगाई तोड़ दी। इसी दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी को फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए साइन किया था। फिल्म मिस्टर इंडिया से जुड़ी भी कुछ बातें बेहद रोचक रही। तो बात यह थी कि उस समय श्रीदेवी एक फिल्म के लिए लगभग लाखों चार्ज करती थी और उनका पूरा मैनेजमेंट, उनकी फिल्मों के डिसीजन उनकी माँ ही लेती थी। श्रीदेवी की माँ उनकी फिल्में सिलेक्ट और रिजेक्ट करती थी। एक तरह से उन्होंने अपनी बेटी को पैसा छापने वाली मशीन बना दिया था। बोनी कपूर श्रीदेवी की खूबसूरती पर घायल थे और वह हर हाल में श्रीदेवी को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, इसलिए वह श्रीदेवी की मां से बात करने गए। श्रीदेवी की मां ने बोनी कपूर से फिल्म में काम करने की फीस 8 की जगह 10 लाख रुपए बताई, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। लेकिन बोनी कपूर तो श्रीदेवी के इतने दीवाने थे कि उन्होंने श्रीदेवी की मां को 10 की जगह 12 लाख रुपए दिए और श्रीदेवी को साइन करा लिया। गाने थे जब ये बात अनिल कपूर को पता चली तो वो अपने भाई से नाराज हो गए। उनका मानना था कि श्रीदेवी को इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे और साथ ही उन्हें इस बात का भी बुरा लगा कि बोनी कपूर शादीशुदा थे, श्रीदेवी के पीछे पागल हो रहे थे। उस पर भी बड़ी बात तब हुई जब बोनी कपूर ने होटल या किराए के घर के बजाय श्रीदेवी को अपने ही घर में रख लिया। उन्होंने कहा कि जब तक फिल्म नहीं बन जाती तब तक मेरे ही घर में रह जाओ। उस समय बोनी कपूर की पत्नी मोना कपूर को भी ये पसंद नहीं था, लेकिन पति के काम के कारण वह चुप रही। वह समय था जब श्रीदेवी और मिथुन का प्यार 7वां आसमान पर था, लेकिन मिथुन को श्रीदेवी बोनी कपूर के घर पर रहना पसंद नहीं आया। शायद वो बोनी कपूर को भांप गए थे, इसलिए वह हमेशा श्रीदेवी से इस पर लड़ाई भी करते थे और जब उन्हें बोनी कपूर पर ज्यादा शक हुआ तो उन्होंने श्रीदेवी से बोनी कपूर को राखी बांधने के लिए कह दिया और कहा कि तुम उसे भाई बना लो। श्रीदेवी भी तुरंत मान गई और उन्होंने बोनी कपूर को उनकी पत्नी और मिथुन के सामने ही राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया। फिर बोनी कपूर श्रीदेवी के मुंह बोले भाई बन गए। श्रीदेवी हर साल उन्हें राखी बांधने लगी और बोनी कपूर की पत्नी भी शक करना बंद कर
कर दिया और श्रीदेवी के साथ रहने से बोनी कपूर पर रोक टोक करना बंद कर दिया और श्रीदेवी और मिथुन का प्यार बढ़ता चला गया। दावा ये भी किया जाता है कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती ने चोरी छुपे मंदिर में शादी कर लिए थे और मीडिया में उनकी शादी की बातें लीक हो गई थी, लेकिन मिथुन के साथ उनका ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका। जब ये बात मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली को पता चली तो उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की। योगिता बाली उस समय की जानी मानी एक्ट्रेस थी और किशोर कुमार की पत्नी थी, लेकिन सिर्फ मिथुन के प्यार में वह किशोर कुमार के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी छोड़कर आ गई थी और मिथुन के लिए उसने अपना फिल्मी करियर भी छोड़ दिया था और सिर्फ मिथुन की पत्नी बनकर अपने बच्चों के लिए वो जीती रही। लेकिन जब मिथुन ने श्रीदेवी के साथ प्यार में पड़कर योगिता को धोखा दिया तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी जिंदगी खत्म करने की सोचने लगी। मिथुन ने जब अपनी पत्नी और बच्चों को बुरी हालत में देखा तो उन्होंने श्रीदेवी से दूरी बनाना शुरू कर दिए और अपने परिवार के लिए श्रीदेवी को छोड़ दिया। मिथुन ने जहां एक तरफ अपनी पत्नी से वफा दिखाई तो वह श्रीदेवी के लिए बेवफा बन गए और श्रीदेवी ने मिथुन का धोखा समझा और वह वही टूट गई। यही वह समय था जब उनका सहारा बने बोनी कपूर और अपने दिल के अरमान पूरे करने का बोनी कपूर को मौका मिल गया। बोनी कपूर ने श्रीदेवी की खूब परवाह की, उन्हें खूब सपोर्ट किया, उनकी देखभाल की और कब श्रीदेवी बोनी कपूर के करीब पहुंच गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। और अब श्रीदेवी का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ जब लोगों को पता चला कि श्रीदेवी बोनी कपूर से प्रेग्नेंट हो गई हैं। इसका मतलब है श्रीदेवी के साथ साथ हर कोई इस बात से चौंक गया था, क्योंकि सबकी नजरों में बोनी कपूर मुंह बोले ही सही लेकिन श्रीदेवी के भाई थे और हर किसी ने श्रीदेवी को ताना मारने लगे, जिसे दुनिया के सामने श्रीदेवी भाई बताती रही। दोनों दुनिया के सामने भाई बहन का दिखावा करते रही, वहीं एक दूसरे के इतने करीब पहुंच गए कि शारीरिक संबंध भी बना लिए और श्रीदेवी प्रेग्नेंट भी हो गई। लोगों के साथ साथ श्रीदेवी के लिए भी ये बहुत शर्म की बात थी, लेकिन बोनी कपूर तो मानो मन की हो गई। उन्होंने बिना देरी करते हुए श्रीदेवी को शादी के लिए भी पूछ लिया। श्रीदेवी के पास और कोई रास्ता नहीं था तो मजबूरन उन्हें बोनी कपूर से शादी करनी पड़ी और शादी से पहले ही वह प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके कुछ ही महीने बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म भी दिया जिसका नाम जानवी कपूर रखा गया। बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया जिसके 2 बच्चे भी थे। अर्जुन कपूर बोनी कपूर की पहली पत्नी का बेटा है, मतलब श्रीदेवी का सौतेला बेटा, और जानवी कपूर का सौतेला भाई। अर्जुन कपूर ने श्रीदेवी को बचपन से ही अपने परिवार की बर्बादी का कारण माना और कभी भी उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखा, लेकिन इन सब के लिए श्रीदेवी को खूब ताना सहनी पड़ी। जनता ने उन्हें खूब भला बुरा कहा। लोगों ने कहा कि जिस औरत ने उन्हें अपने घर में जगह दी, शरण दिया, श्रीदेवी ने उसी घर को तोड़ दिया और श्रीदेवी को लोग नापसंद करने लगे और यह श्रीदेवी का सबसे मुश्किल दौर था। उसने सालों से जो नाम कमाया था वह मिट्टी में मिल गया था। बोनी कपूर और श्रीदेवी की 2 बेटियां हुई, जानवी कपूर और खुशी कपूर। शादी के बाद भी श्रीदेवी लगातार फिल्मों में काम करती रही और उन्होंने कई बड़ी हिट फिल्में भी दी। उन्होंने फिल्म लाडला में काम किया जो एक बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में पहले दिव्या भारती को मिली थी। फिल्म की आधी शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक दिव्या भारती की मौत हो गई, जिसके बाद इस फिल्म में दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को लिया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। जब श्रीदेवी ने फिल्म की शूटिंग शुरू की तो वह डायलॉग ही नहीं बोल पा रही थी और उन्हें शूटिंग करने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाद में उन्होंने दिव्या भारती से माफ़ी मांगी और विनती की, तब जाकर फिल्म की शूटिंग पूरी हुई थी। फिल्म जुदाई उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें वह अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और इस फिल्म के बाद श्रीदेवी ने एक लंबा ब्रेक लिया और लगभग 15 सालों तक वह फिल्मों से दूर रही और अपने बच्चों को संभालती रही। सालों बाद वो फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में नजर आई थी और मोम जैसी फिल्मों से वापसी की। इसके अलावा वो साउथ में थलापति विजय के साथ फिल्म पुली में भी नजर आए और उनकी दूसरी पारी की आखिरी फिल्म शाहरुख खान की जीरो थी जिसमें उनका छोटा सा कैमियो रोल था। उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया जिनमें रही। श्रीदेवी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, तो वहीं उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों में काम करने से भी मना किया जो बाद में सुपरहिट साबित हुई, जिनमें शक्ति, द पावर, अजूबा, बेटा, दरबाजी, मोहरा और बागवान जैसी फिल्में रही। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें लगभग 5 भाषाओं में काम करने के लिए सैकड़ों फिल्म फेयर अवार्ड मिले। 2013 में श्रीदेवी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और 2017 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 24 फरवरी 2018 को दुबई से भारत एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार किसी को भरोसा नहीं होता और ज्यादातर लोग उसे अफवाह मान लेते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में ये साफ हो जाता है कि खबर सच है और उस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। खबर ये थी कि बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। श्रीदेवी की मौत दुबई के मशहूर जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के कमरे में नहाते वक्त बाथटब में डूबने से हुई बताई गई। दुबई पुलिस के अनुसार यह एक दुर्घटना थी, लेकिन जैसे जैसे मौत से पहले के 4 दिनों की घटनाएं और मौत वाली रात कमरे नंबर 2201 में हुए हालात सामने आते गए, वैसे वैसे ये कहानी लोगों को हजम नहीं हुई। एक 5 फुट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फुट लंबे बाथटब में कैसे हो सकती है, ये सवाल शुरू से ही लोगों के मन में उठने लगा। श्रीदेवी की मौत से पहले क्या हुआ और जिस रात उनकी मौत हुई उस रात कमरे में असल में क्या हुआ था, यह आज भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया।
18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ मुंबई से दुबई के लिए रवाना होती हैं। ये यात्रा किसी शूटिंग या इवेंट के लिए नहीं बल्कि कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी में शामिल होने के लिए थी। मोहित मारवा अनिल कपूर के भांजे थे और यह शादी दुबई में बेहद भव्य तरीके से आयोजित की गई थी। शादी में फिल्म इंडस्ट्री और बिजनेस वर्ल्ड की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली थीं, इसलिए दुबई में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। श्रीदेवी तय कार्यक्रम के अनुसार दुबई पहुंचती हैं और जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल में ठहरती हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट करती हैं जिसमें वह दुबई पहुंचने की जानकारी देती हैं। तस्वीर में वह सामान्य और खुश नजर आती हैं। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। इन कार्यक्रमों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं जिनमें श्रीदेवी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, अनिल कपूर, करण जौहर जैसे लोगों के साथ नजर आती हैं। सभी तस्वीरों में माहौल खुशगवार दिखता है। 21 फरवरी को शादी का मुख्य कार्यक्रम होता है। श्रीदेवी इस दिन भी पूरे उत्साह के साथ शादी में शामिल होती हैं और परिवार के साथ वक्त बिताती हैं। इसी दिन शादी के सभी फंक्शन समाप्त हो जाते हैं। शादी के बाद बोनी कपूर को भारत लौटना होता है क्योंकि उन्हें लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होना था। 21 फरवरी को बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी कपूर के साथ भारत वापस लौट आते हैं, लेकिन श्रीदेवी उनके साथ नहीं आती। श्रीदेवी के दुबई में रुकने को लेकर दो वजह सामने आती हैं। पहली यह कि वह दुबई में रहने वाली अपनी बहन से मिलना चाहती थी। दूसरी यह कि वह अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी, जो शूटिंग के कारण शादी में शामिल नहीं हो पाई थी। श्रीदेवी जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के कमरे नंबर 2201 में रुक जाती हैं। 22 और 23 फरवरी को बोनी कपूर भारत में अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। इधर दुबई में श्रीदेवी होटल में ही रहती हैं। 24 फरवरी को श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच फोन पर बातचीत होती है। श्रीदेवी फोन पर बोनी कपूर से कहती हैं कि वह उन्हें बहुत मिस कर रही हैं। कुछ देर बातचीत के बाद कॉल खत्म हो जाती है। इसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और बिना बताए उसी दिन दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं। 24 फरवरी की शाम करीब 6:20 पर बोनी कपूर होटल पहुंचते हैं और सीधे कमरे नंबर 2201 जाते हैं। दरवाजा खटखटाने पर श्रीदेवी दरवाजा खोलती हैं और बोनी कपूर को देखकर हैरान और खुश हो जाती हैं। दोनों कमरे में कुछ देर बातचीत करते हैं। बोनी कपूर डिनर पर बाहर चलने की बात करते हैं। श्रीदेवी कहती हैं कि वह डिनर से पहले फ्रेश होना चाहती हैं। शाम करीब 7 बजे श्रीदेवी बाथरूम में नहाने चली जाती हैं। बोनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविजन पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहा क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। करीब 20 मिनट बीत जाते हैं लेकिन श्रीदेवी बाथरूम से बाहर। बोनी कपूर आवाज लगाते हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वह दोबारा आवाज लगाते हैं, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम की ओर जाते हैं और अंदर झांकते हैं। बाथटब पूरी तरह पानी से भरा होता है और श्रीदेवी उसमें बेहोशी की हालत में पड़ी होती हैं। बोनी कपूर घबरा जाते हैं और श्रीदेवी को बाथटब से बाहर निकालकर फर्श पर लिटाते हैं। वह उन्हें बार बार आवाज देते हैं लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं होती। इसके बाद मदद के लिए फोन किया जाता है। होटल की मेडिकल टीम को बुलाया जाता है। श्रीदेवी को तुरंत अल रशीद अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। रात करीब 9 बजे दुबई पुलिस को इस घटना की सूचना दी जाती है। पुलिस होटल पहुंचती है और जांच शुरू करती है। श्रीदेवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया दुबई में तुरंत शुरू कर दी जाती है क्योंकि वहां किसी भी विदेशी नागरिक की असामान्य मौत को सामान्य नहीं माना जाता। दुबई पुलिस इस मामले को शुरू से ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मानकर जांच आगे बढ़ाती है। 25 फरवरी 2018 की सुबह श्रीदेवी के शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण आकस्मिक डूबना बताया जाता है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया जाता है कि उनके शरीर में अल्कोहल पाया गया था। दुबई पुलिस के मुताबिक नहाते समय संतुलन बिगड़ने से वह बाथटब में गिर गईं और बेहोशी की हालत में डूब गईं। यही बात आधिकारिक तौर पर सामने लाई जाती है, लेकिन यहीं से कहानी और उलझ जाती है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद शव को तुरंत भारत भेजने की अनुमति नहीं दी जाती। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन मामले की फाइल अपने हाथ में ले लेता है। बोनी कपूर उस समय दुबई में ही मौजूद होते हैं। वह पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहते हैं। हर जरूरी कागज पूरे किए जाते हैं, फिर भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। भारत में इस बीच मीडिया में तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। कभी कहा जाता है कि मौत बाथटब में डूबने से नहीं हो सकती, कभी कहा जाता है कि होटल के कमरे में कुछ और हुआ था। कपूर परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आता। परिवार पूरी तरह सदमे में होता है। दुबई के कानून के अनुसार जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर संतुष्ट नहीं होता तब तक शव को देश से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। यही कारण था कि पोस्टमार्टम के बाद भी श्रीदेवी का शव दुबई में ही रखा गया।
इसी दौरान बोनी कपूर अपने करीबी लोगों से मदद मांगते हैं। दुबई में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क किया जाता है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जाता है। यहीं पर शाहरुख खान का नाम सामने आता है। शाहरुख खान उन दिनों दुबई में ही मौजूद थे। दुबई में उनकी पहचान और प्रभाव किसी से छुपा नहीं है। बताया जाता है कि बोनी कपूर ने शाहरुख खान से संपर्क किया। शाहरुख खान ने दुबई के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित लोगों से बात की। इसके बाद कागजी कार्रवाई में तेजी आती है। दुबई में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और उद्योगपति अशरफ थानावाला भी इस दौरान मदद के लिए आगे आते हैं। उनकी सहायता से कई जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। लगभग 3 दिन की लंबी प्रक्रिया के बाद 27 फरवरी 2018 को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन शव को भारत भेजने की अनुमति देता है। श्रीदेवी के शव को विशेष रूप से तैयार किया जाता है। उसे एक सील किए गए ताबूत में रखा जाता है। सुरक्षा और कानूनी औपचारिकताओं के तहत पूरे इंतजाम किए जाते हैं। अनिल अंबानी का निजी चार्टर्ड विमान दुबई भेजा जाता है। इसी विमान से श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत लाया जाता है। 28 फरवरी 2018 की रात वह विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरता है। जैसे ही विमान लैंड करता है, पूरा देश ये खबर सुन लेता है। एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। कपूर परिवार के सदस्य पहले से मौजूद होते हैं। शव को सीधे एम्बुलेंस के जरिए लोखंडवाला स्थित ग्रीन एकर्स अपार्टमेंट ले जाया जाता है। ग्रीन एकर्स वही जगह थी जहां श्रीदेवी अपने परिवार के साथ रहती थीं। यहां अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाता है। अगले दिन हजारों की संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े नाम वहां नजर आते हैं। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। चिता को मुखाग्नि उनके पति बोनी कपूर देते हैं। इसके साथ ही एक युग का अंत हो जाता है। लेकिन सवाल आज भी बाकी रह जाते हैं। एक सुपरस्टार की मौत इतने अचानक कैसे हो गई? क्या सच में ये सिर्फ एक हादसा था, या कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब कभी सामने नहीं आएंगे? श्रीदेवी भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी कहानी, उनकी फिल्में और उनकी मौत से जुड़े सवाल आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो, दिल से छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अच्छे अभिनय और सच्ची जिंदगी की कद्र करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही अनकही कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ कलाकार जाते नहीं हैं, वो बस यादों में और गहरे उतर जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।